वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे लेक्चर नंबर 7 ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4 के चैप्टर नंबर 6 का। और चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर मीडिया, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। टॉपिक स्टार्ट जब भी हम करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करते हैं ताकि हमारे पास चीज़ों को समझना आसान हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी एंड परमिटिविटी। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कहा था कि हमारे पास पोलराइजेशन होती है, मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटाइजेशन होती है। इसमें पोलराइजेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम था, उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसको मैं कैसे, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती थी तो वो क्या हो जाता था, पोलराइज हो जाता था। ये चीज़ें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट जो कि हमारे पास ज़ाई ई है। अब ये ज़ाई ई क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी होती है। ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। अगर ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है तो हम क्या करते थे, हम इसको यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बनाने के लिए इसके साथ एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा देते थे ताकि ये क्या हो जाए, यूनिटलेस हो जाए। वो हमारे पास क्वांटिटी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट। अब जो भी इक्वेशंस जो इसको, या कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स, हम इसमें डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स जो इस इक्वेशन को फॉलो करते थे वो हमारे पास क्या होते थे, लीनियर डाई इलेक्ट्रिक। हम उनको क्या बोलते थे, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक का नेम क्या था, लीनियर और नॉन लीनियर मीडिया क्या होते हैं। जो नहीं फॉलो करेंगे वो नॉन लीनियर होंगे। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं मैग्नेटोस्टेट। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन होती है। मैग्नेटाइजेशन हमारे पास डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी तो यहाँ पे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। अभी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पर कांस्टेंट का साइन हटेगा तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट मेरे पास क्या है, ज़ाई एम। अब ये ज़ाई एम क्या है, ये एक मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है। ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, इसकी भी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब इसको भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बनाने के लिए मुझे क्वांटिटीज़ के साथ इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1/μ0 को। ज़ाई एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद अभी मैंने कहा कि इसमें क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन होती है। और हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि पैरामैग्नेट्स में अलग होती थी, डाई में अलग होती थी, फेरो में अलग होती थी। जब हमने लेक्चर नंबर 1 में जब हमने इसमें पैरा में पढ़ा था तो पैरामैग्नेटिक्स में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमने अप्लाई की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइजेशन जो थी हुई थी। और इसमें जब हम, ये हमारे पास क्या था, डायमैग्नेट में क्या हुआ था कि ऑपोजिट टू में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की हुई थी, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन जो होगी वो पैरा और फेरो के लिए अलग अलग होगी, आगे हम डिटेल में अभी देखेंगे भी। ओके, यहाँ पे अब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट। आप लोगों ने ये पहले इक्वेशन लिखनी है, लिखने के बाद इसके आगे लिखना है कि ये इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट इसी तरह लिखना है, काट नहीं देनी, रिमूव नहीं कर देना, इसको लिखना है। उसके बाद इसको लिखना है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि हम लैब में अगर कोई, हमने पिछले में भी बात की थी आपके पास कि जो एच होते हैं वो मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एच होना चाहिए, एच मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि हम जब लैब में यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर भी एच यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम एच ऑक्सिलरी फील्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी रीजंस लिख दी हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, जबकि आपके पास एच जो होती है वो फिक्स होती है। एम इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे एच आना चाहिए। अब एच जो होता है B/μ0 था तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू पुट की। तो ये इक्वेशन क्या है, ये करेक्ट वन है, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। और ये क्या है,
करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से रीज़न लिखनी है और इसको फिर करेक्ट आगे लिखना है। ओके, अब जो मीडियम या जो भी मटेरियल जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, लीनियर मीडिया होगा। अब हमने जब बात की थी कि ज़ायम हमारे पास मैग्नेटिक सेसिबिलिटी होती है, यूनिटलेस होती है, डायमेंशनलेस होती है, और ये आपके पास क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन होती है। अब आपके पास मैग्नेटाइजेशन जो होती है पैरा फेरो के लिए अलग अलग थी। ठीक है, अभी मैंने इसके लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा सा दिखाया भी आप लोगों को कि अगर हमारे पास जो पॉजिटिव होती है फॉर पैरामैग्नेट के लिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपके पास जब जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। अगर मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इसी में अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं। जबकि मैंने डायमैग्नेटिक में देखा तो मैंने अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो डाइपोल्स अपने आप को उस डायरेक्शन के ऑपोजिट अरेंज कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़ायम क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर आपके पास फ्री स्पेस है, जहाँ फ्री स्पेस क्या, जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होती नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास ज़ायम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये इसके 3 केसेस हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आती है परमीएबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने परमिटिविटी पढ़ा था, परमिटिविटी, और इसमें हमारे पास परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। एम जो होता है वो इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता लगा, ज़ायम एच। ओके, अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी नो एच इज इक्वल टू 1/μ0 b माइनस एम। यहाँ से μ0 एच इसके साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और इसके साथ हुआ और इसके साथ हुआ। ठीक है, μ0 m। अब मैं इस इक्वेशन को उधर ले जाऊंगी तो प्लस μ0 h प्लस μ0 m इज इक्वल्स टू b। यहाँ से μ0 को कॉमन ले लेंगे तो h प्लस m और ये b, ये वेक्टर्स के साइन, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों वेक्टर्स हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर वेक्टर्स के साइन लगा दिए। ओके, ये वही इक्वेशन पिछली वाली मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर देना है। m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अब मैं h को कॉमन ले सकती हूँ, तो ये इक्वल हो गया इसके। ये जो चीज़ है मेरे पास μ0 1 प्लस ज़ाय m, ये चीज़ क्या है, यही चीज़ मेरे पास परमीएबिलिटी है। ठीक है, यही परमीएबिलिटी, और परमीएबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, म्यू से पीछे। ठीक है, यही चीज़ क्या होती है, परमीएबिलिटी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस ज़ाय m। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव क्यों, क्योंकि अगर मैं इस म्यू को इधर ले आऊँ तो म्यू बाय μ0 हो जाएगा। यही चीज़ क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक आर लगा के, म्यू आर, तो रिलेटिव बन जाता है। इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो कि परमीएबिलिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, μ0 से कैंसिल, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल होती है, 1 प्लस ज़ाय एम के। अभी हमने कहा था फॉर फ्री स्पेस में हमारे पास आई एम क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होती। तो यहाँ पे म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, परमीएबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0 1। अगर ये ज़ीरो तो मैं रिलेटिव को कैसे लिख सकती हूँ, म्यू बाय μ0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू μ0। ये हमारे पास क्या था, परमीएबिलिटी थी मटेरियल की, और ये आपके पास क्या था, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो पुट करने से ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे इसकी रीज़न है कि इन वैक्यूम वेयर देयर इज़ नो मैटर टू मैग्नेटाइज द ससेबिलिटी, ज़ायम वेनिशेस हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। वैक्यूम में आपके पास मैग्नेटाइजेशन नहीं होती तो वहाँ पे ज़ायम क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और परमीएबिलिटी जो होती है वो μ0 के इक्वल आ जाती है। इसीलिए हम μ0 को क्या कहते हैं, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है कि रिलेशन क्या है बिटवीन फ्री करंट डेंसिटी और बाउंड करंट डेंसिटी के दरमियान। अब हमें पता है कि वॉल्यूम बाउंड करंट इक्वल होता है डेल क्रॉस एम। ये हमने चीज़ प्रूफ भी की हुई है, इसका निकाला भी है इसकी वैल्यू, आई थिंक लेक्चर 6 या 5 में। जी बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एम। अब जे बी इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एम की अभी पीछे हमने ये वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे मैं डेल क्रॉस एच को इकट्ठा लिख दूंगी, ज़ायम को बाहर लिख दूंगी, क्योंकि डेल क्रॉस एच जो होता है वो इक्वल होता है जे एफ की। पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने ये चीज़ की थी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया बिटवीन जे एफ क्या है, फ्री करंट, और ये क्या है, बाउंड करंट। तो बाउंड करंट डेंसिटी और फ्री करंट डेंसिटी के दरमियान रिलेशन आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।